घर बैठ जाकर सबरीना, क्यों तू मेरी बात नहीं सुनती? तेरे भाई को पता चलेगा कि तूने फिर वही मनहूस मारी नौकरी कर ली है तो नाराज होगा। तो मान ना मान, रहना तुझे भाई के साथ ही है। देख लिया ना, तूने घर से निकलकर सहेली 2 महीने से ज्यादा तुझे अपने घर में नहीं रख सकी। फिर जिसके साथ रहने की मोहताज है इसकी बात मान ले। वो आईने के सामने खड़ी होंठों पर लिपस्टिक की तह लगा रही थी। इसे इस बात की कतई परवाह नहीं थी कि माँ इसे क्या नसीहत कर रही है। लिपस्टिक के बाद इसने पलकों पर मस्कारा लगाया और कोट पहन लिया और अपनी तैयारी से मुतमईन होकर शोल्डर बैग को शाने से लटकाते हुए कहा, हो सकता है वापसी पर मुझे थोड़ी देर हो जाए, आप परेशान मत हो। मैं तुमसे कुछ बूढ़ी माँ के अल्फाज अब इसके मुंह में थे कि वो हवा के झोंके की तरह बाहर निकल गई और बस पीछे इसकी मखसूस खुशबू रह गई। हालात बहुत खराब है, तुम्हारे लिए बेहतर है कि फिलहाल अपने घर वापस चली जाओ और किसी न किसी तरह वहीं रहकर गुजारा करने की कोशिश करो। ये किसी अजनबी नंबर से आने वाली शम्स की कॉल थी जिसमें इसने किसी तमहीद के बगैर एक नसीहतकार की कॉल मुनक़ता कर दी। इसके लिए शम्स की नसीहत पर अमल करना आसान नहीं था, लेकिन इसने जितने गंभीर लहजे में ये सब कहा था इसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। चुनाचे न चाहते हुए भी वापस घर चलेगी और माँ के सवालों के जवाब में सिर्फ इतना बताया कि वो एक पुरानी सहेली के साथ रह रही थी। भाई ने इसे इस तरह वापसी पर बहुत बातें सुनाई जिन्हें इसने कड़वे घूंट की तरह किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर लिया। अपने घर से वापस लौटते वक्त दूसरे ही दिन इसे शम्स की बीवी के कत्ल के शुबे में गिरफ्तारी की इत्तला मिल गई थी। लिहाजा इसके लिए यही मुनासिब था एक बार फिर साबिका मुलाजिमत पर वापस चली जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि शम्स इस सारे मसले से निमट कर फारिग होने में कितना अरसा लेगा। और जाहिर है इतना अरसा तक इसे अपने अखराजात खुद पूरे करने थे। मैके के घुटनज़दा माहौल में दिन गुजारते गए इसे शम्स के अपार्टमेंट में गुजरी हुई आज़ादाना ज़िंदगी बहुत याद आती। इस अपार्टमेंट की चाबी अब भी इसी के पास थी, लेकिन शम्स की इजाज़त के बगैर वो वहाँ रहना नहीं चाहती। मैके में रहते हुए इसे जो नापसंदीदा बातें सुनने पड़ती थी, इनमें से एक नापसंदीदा तरीन बात शम्स के केस पर होने वाली गुफ्तगू भी थी। अम्मी, भाभी और बहनें सब के सब बेवक्त इस मौजू को लेकर बैठ जाते और इस बात को डिस्कस करती रहते कि शम्स ने किसी और औरत के चक्कर में पड़कर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। इन सबको यकीन हो चुका था कि मकान और हर जाने के 10 लाख रुपए बचाने के चक्कर में शम्स ने सीधा साधा रास्ता इख्तियार करने के बजाय निहायत चालाकी से अपनी बीवी से छुटकारा हासिल करने की कोशिश की थी। लेकिन पुलिस इसकी चालाकी को समझ गई थी। जब भी तो वो बीवी के कत्ल के शुबा में गिरफ्तार था। इनका ख्याल था कि पुलिस जल्द या बदेर शम्स को इसका जुर्म कबूल करने पर मजबूर कर देगी। इनके घर आने वाले खानदान के अफराद भी कुछ इसी तरह की बातें करते थे। इन सब के पास वो सारे दलाइल होते जो शम्स को मुजरिम साबित करने के लिए काफ़ी थे, लेकिन वो वाहिद थी जिससे किसी भी दिल्ली से फर्क नहीं पड़ता और शम्स की बेगुनाही का सोफी से यकीन था। इतने यकीन के बावजूद कभी किसी के सामने इसने शम्स की हमायत में एक लफ्ज़ नहीं कहा। वो बिल्कुल इस तरह खामोश रही जैसे यूनिवर्सिटी के ज़माने में किसी को अपनी और इसकी मोहब्बत की बिनक नहीं पड़ने दी। यहाँ तक कि इसकी जुदाई का सदमा भी तने तनहा अपनी ज़ात पर सहती रही। इससे लोगों से अपने राज बांटने की आदत नहीं थी। इसका ख्याल था ये एक बहुत अच्छी आदत है जो इंसान की हिफाजत करती है। आज बहुत सर्दी थी, इतना दिन चढ़ आने के बावजूद सर्दी मिजाज पूछ रही थी। अपनी जाए मुलाजमत पर पहुंचकर वो ऊपर और हुड वगैरह उतार कर स्टैंड पर लगा रही थी कि बाहर से अंदर दाखिल होने वाली इसके साथी ने हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए तबसरा किया, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है, तुम्हें जैकेट के साथ दस्तानों का भी इस्तेमाल करना चाहिए था। इसने दस्ताने दराज में रखे और साथी को इसकी गलती का एहसास दिलाया। यहाँ इस जगह गरमाइश का माकूल इंतजाम था, इसलिए मुलाजमत के औकात कार में इन्हें किसी किस्म के कपड़ों वगैरह के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती। बस यार खरीदने का ख्याल ही नहीं रहा पहले, और अब मसरूफियत में मार्केट जाने का वक्त नहीं मिल पा रहा। गर्म माहौल मिलने पर इसकी साथी भी बाहर की सर्दी के असर से निकल गई और अब अपना लैपटॉप खोलते हुए इसे जवाब दे रही थी, मेरे पास दस्तानों की 1-2 इजाफी जोड़ी है, मैं कल तुम्हें ला दूंगी। सबरीना ने इसे खुले दिल से पेशकश की। थैंक्स यार, वो ममनून हुई। जवाबन सबरीना सिर्फ मुस्कुराकर खामोश हो गई। इसे ये बताने की कतई ज़रूरत नहीं थी कि यूके की सर्दी में इन चीज़ों के बगैर गुजारा मुमकिन ही नहीं, इसलिए इसके पास ऐसी कई चीज़ें यहाँ के हिसाब से ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद थी। वैसे आज तुम हर दिन से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, लगना भी चाहिए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि हर दिन पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगूँ। मुझे मालूम है कि अगर मैं हर दिन पहले से कम खूबसूरत लगी तो एक दिन इस जॉब से बाहर निकाल दी जाऊंगी। इसने बेनियाज से जवाब देते हुए इंटरकॉम पर काफ़ी काटा दिया। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इतनी खूबसूरत लड़की भी अभी तक अकेली क्यों है? शोहर या मंगेतर ना सी एक अदद आशिक तो तुम्हारी मुट्ठी में होना चाहिए। वो अपनी उम्र से कम दिखाई देती थी, फिर भी ये वाज़ेह था कि वो उम्र के इस हिस्से में है कि इससे शादीशुदा होना चाहिए, इसलिए लोग कभी कभी इससे इस हवाले से सवाल कर देते थे। इसने वहाँ किसी को शहजाद से अपनी शादी के बारे में नहीं बताया था। ज़रूरी नहीं जो इंसान की मुट्ठी में हो इसे खोलकर दूसरों को भी दिखाए। इसे मुबहिम सा जवाब देकर इस नज़र उठाकर देखा तो शीशे के शफाफ दरवाजे से 2 बावर्दी पुलिस वाले सीढ़ियाँ चढ़ते दिखाई दिए। ऑफिस बॉय इसकी काफ़ी का बाप उड़ाता कप लेकर इसके सामने रख कर चला गया तो वो दोनों पुलिस वाले दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हो चुके थे। मिस सबरीना फयाज इनमें से एक ने इसके सामने खड़े होकर सवालिया अंदाज में पूछा। यस, इसने सिर्फ एक लफ्ज़ी जवाब दिया और मोहतात नज़रों से इनका जायजा लेने लगी। मुझे अफशीम मर्डर केस के हवाले से तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन क्यों, मेरा क्या ताल्लुक है इस केस में? इसने चुभती हुई नज़रों से अपनी साथी की तरफ देखा। वो रुख मोड़े लैपटॉप पर मसरूफ थी और शायद इसने अभी तक ये भी नहीं देखा था कि अंदर आने वाले लोग कौन है। ताल्लुक तुम अच्छी तरह जानती हो। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं अभी इसी वक्त
और इसी जगह याद भी दिला सकता हूँ। आप लोग बाहर चले, मैं आ रही हूँ। इसके लहजे में मौजूद धमकी को महसूस करके इसने आहिस्ता से जवाब दिया और फिर अपनी साथी की तरफ देखा। सिर्फ 2 मिनट में वो लोग जैसे आए थे वैसे ही बाहर निकल गए। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, एक जरूरी काम है। अपर पहन कर इसने अपनी साथी को जवाब दिया और उसे किसी सवाल का मौका दिए बगैर तेजी से बाहर निकल गई। जल्दी में वो अपने दस्ताने पहनना भूल गई थी। बाहर निकलते ही इसकी हथेलियां सर्द हो गई। गाड़ी में बैठो, थाने चलकर बात होगी। सीढ़ियां उतरकर वो नीचे पहुंची कि इनमें एक इसके सर पर आकड़ा हुआ और वो दुरुस्त लहजे में हुक्म देते हुए सामने खड़ी पुलिस वैन की तरफ इशारा करने लगा। थाने, लेकिन क्यों? वो पुलिस वैन में बैठने के हाल से ही हरासा हो गई। इसे गाड़ी में बैठाओ नसीम बीबी। इस बार इससे जवाब देने के बजाय किसी और को मुखातिब किया गया तो इसने चौंक कर अपनी दाएं जानब खड़ी पक्की उम्र की इस पुलिस वाली को देखा जिसके चेहरे पर बेहद करहतगी थी। चल बीबी बैठ। नसीम ने इसका बाजू अपनी आहनी गिरफ्त में लिया। इसे उन लोगों के साथ जाना पड़ा। मुझे इस तरह से यहाँ क्यों लाया गया है? थाने पहुंचने पर वो किसी हद तक खुद को संभाल चुकी थी, इसलिए सवाल करने की जरूरत कर ली। अभी बताते हैं, पहले इस नामुराद आशिक को तो बुला लें। इंस्पेक्टर ने तंजिया अंदाज में जवाब देते हुए एक सिपाही को इशारा किया। चल लम्हों बाद हिशम से इसके सामने था। आज इसका हुलिया पहले के मुकाबले में बेहतर था, लेकिन सरीना को वहाँ देखते ही इसकी हालत ऐसी होगी जैसे किसी ने जिस्म में सारा खून निचोड़ लिया हो। इसे यहाँ क्यों लाए हो? इसने लड़ते हुए होंठों से चांडियों से पूछा। अफशीन के कत्ल के इल्जाम है। चांडियों ने इतने यकीन से जवाब दिया जैसे वो अपने कहे पर 1% भी शक ना हो। सबरीना, मैंने बहुत कोशिश की तुम पर कोई इल्जाम ना आए, लेकिन आखिरकार ये तुम तक पहुंची गए। शम्स ने धीमी आवाज में कहा। सारे के लिए एक कुर्सी को थाम लिया। तुमने हमें इसके बाप के घर जाने से रोका। देखो, हमने तुम्हारी बात का पास रखा और इतनी खामोशी से इसे गिरफ्तार करके लाए हैं कि किसी को कान कान खबर नहीं हुई। चांडियों ने गोया अपने कारनामे पर शम्स से दाद चाहिए, लेकिन वो इस तरफ मुतवज्जो ही नहीं था। वो निहायत दुखी नजरों से सबरीना को देख रहा था। ये सब क्या बकवास है? आप लोग किस बुनियाद पर मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? सबरीना ने गुस्सा दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसके लबो लहजे में वाज़ेह तौर पर कपकपाहट महसूस की जा सकती थी। मैं क्यों कत्ल करूंगी अफशीन को? रकाबत से बड़ी कोई और वजह होती है? दुनिया में पहला कत्ल भी इसी वजह से हुआ। चांडियों ने फलसफियाना अंदाज में से जवाब दिया। ये झूठ है, ये गलत है। वो जितनी शिद्दत से इनकार करना चाहती थी, इसका लहजा उतना ही कमज़ोर पड़ता जा रहा था। हमारे पास खुद को सही साबित करने के लिए तुम्हारे फ़ोन की लोकेशन ही काफ़ी है। अफशीन की कत्ल वाली रात तुम्हारा मोबाइल रात 3:35 से लेकर 4:20 तक इसी इलाके में मौजूद रहा। क्या तुम बता सकती हो कैसा क्यों था? चांडियों ने इससे सवाल किया। वो जवाब देने के बजाय लबों को काटती रही। मेरे ख्याल में मैं ज़रा तफसील से बताता हूँ। मोबाइल की सीडियाँ निकलवाने के अलावा मेरी टीम ने इस केस पर बहुत मेहनत की और सारे सबूत और शवाहिद जमा किए हैं जो बहुत साफ साफ बताते हैं कि मुजरिम कौन है। चांडियों ने बोलते बोलते इसकी तरफ देखा तो अंदाजा हुआ कि अब वो ज़्यादा देर तक अपने कदम पर खड़ी नहीं रह सकेगी। इसे कुर्सी पर बिठा दो नसीम बीबी, इसने हुक्म दिया। सबरीना डाय जाने वाले अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई। हमने अपने काम का आगाज इस अपार्टमेंट बिल्डिंग से किया जहाँ तुम ठहरी हुई थी। वकुआ की शब तुमने खुद बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को 12:30 बजे कॉल करके काफ़ी ले जाने का कहा। तुम इससे पहले भी 2-3 मरतबा ये मेहरबानी कर चुकी थी, इसलिए गार्ड खुशी खुशी आकर थर्मास ले गया। सर्द मौसम में गर्मा गर्म काफ़ी ने इस और इसके साथी को खूब मजा दिया और इन्हें पता ही नहीं चला कि अब वो मज़े से नींद में डूब गए। तुमने ये सब इसलिए किया कि किसी को तुम्हारे रात के बिल्डिंग से गायब होने की खबर ना हो। दूसरा, तुम उनमें से एक की मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर सको। वैसे ये मोटरसाइकिल चलाना तुमने कहाँ से सीखी है? यही पाकिस्तान में या यूके में? इंस्पेक्टर ने सवाल किया, लेकिन सबरीना ने इसे कोई जवाब न दिया। इंस्पेक्टर ने इसरार भी नहीं किया। सिक्योरिटी गार्ड से ये हकायक उगलवाने से पहले तुमने शम्स के इस अपार्टमेंट की तलाशी ली जिसमें तुम ठहरी हुई थी। वहाँ से हमें माले मसरूका के अलावा जैकेट, जीन्स, दस्ताने, ऊनी पजामा और हाई नेक वगैरह मिल गए, जिन्हें तुमने कुछ मौसम की सख्ती से बचने के लिए और कुछ खुद को एक मर्द की तरह चौड़ा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया था। बाकी मोटरसाइकिल और हेलमेट को उनके मालिक सिक्योरिटी गार्ड ने खुद शिनाख्त कर लिया। वो एक एक करके हर सबूत सामने रख रहा था। बिल्डिंग के बाहर अपना स्टॉल लगाने वाले चाबी मेकर ने इस बात की तस्दीक की है कि फलां हुलिये वाली खातून ने इससे एक चाबी की डुप्लीकेट बनवाई थी। ऐसा शायद तुमने ऐसे किसी मौका से फ़ायदा उठाकर किया होगा। जब मुलाकात के लिए आया गया शम्स थोड़ी देर के लिए सो गया हो। इंस्पेक्टर ने अंदाज़ा लगाया। सबरीना ने इसके अंदाजे की तस्दीक नहीं की। इसके तासुरात बता रहे थे कि अंदाज़ा गलत नहीं हो सकता है। अपने काम से जाते हुए तुम मोबाइल अपने साथ लेकर ना जाती, लेकिन रवानगी से कबल शम्स की कॉल आ गई। तुम कॉल पर रहते हुए ही निकल पड़ी और हैंड फ्री के जरिए बात करती रही। याद है ना शम्स, मैंने तुमसे पूछा था कि क्या इस शब्द सबरीना से बात करते हुए तुम्हें शोर या डिस्टर्बेंस महसूस हुई और तुमने इसकी तस्दीक की थी। इंस्पेक्टर ने बोलते बोलते शम्स से तस्दीक चाहिए तो बेसाता इसका सर असबात में हिल गया। अपार्टमेंट बिल्डिंग से शम्स के घर तक का रास्ता आधा घंटा में तुम्हारे मोबाइल किस किस टावर से कनेक्ट रहा, हमारे पास इसका सारा डाटा मौजूद है। किसी किस्म का हंगामा ना हो और मज़ाहमत का सामना ना करना पड़े, इसलिए तुमने अफशीन को कत्ल करने से पहले बेहोश कर दिया। अफशीन ज़ेवरात और नकदी किस अंदाज में छुपा कर रखती थी, यकीनन तुम्हें शम्स से पता चला होगा। अपनी एहतियात के बावजूद तुम वहाँ अपनी कोई ऐसी निशानी भी छोड़कर नहीं गई जिसकी वजह से तुम तक पहुँचा जा सके। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम जो जैकेट और दस्ताने पहन कर गई थी, इस पर अफशीन के बाल और लाभ के नमूने मिले हैं
और यकीनन तुम इस बात की तोजी नहीं पेश कर सकोगी कि तुम्हारे जेर इस्तेमाल अशिया पर ये चीज़ें कहाँ से आ गई। इंस्पेक्टर ने वाकई इसे बिल्कुल बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया था। इतने सबूतों के बाद तुम अपना खुद एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करवाना पसंद करोगी या इसके लिए हमें अपनी एक्सपर्ट्स की खिदमात हासिल करनी पड़ेगी? इसका फैसला तुम खुद कर लो। नसीम बीबी के हाथ तुमने देख ही लिए हैं कितने सख्त हैं। इन हाथों में इतना दम है कि बगैर हड्डी तोड़े भी जिस्म का वो हाल कर देते हैं कि बंदे को लगता है कि किसी भारी पत्थर के नीचे आकर कुचला गया है। इंस्पेक्टर के इस्तफसार के साथ ही धमकी भी शामिल थी। वो ज़बान से कुछ ना बोली लेकिन शिकस्त सौदा अंदाज में सर झुका लिया। काश तुम ये सब ना करती सबरीना, तुम्हें कोई ना कोई हल निकाल ही देता। शम्स की आवाज़ दुख और सदमे से बोझल थी। तुम नहीं निकाल सकते थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें मालो ज़र खोने का डर था, बल्कि इसलिए भी कि तुम बेशक अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते थे लेकिन बच्चों की मोहब्बत में ये फैसला नहीं करने दे रही थी। तुम ना तो खुद बच्चों से जुदाई बर्दाश्त कर सकते थे, ना ही बच्चों को माँ की जुदाई का दुख देना चाहते थे। मैंने तो बस तुम्हें इस कश्मकश से निकालने के लिए एक तदबीर की थी ताकि मैं भी ज़िंदगी से अपने हिस्से की खुशियाँ वसूल कर सकूँ। इसे खुद भी पता नहीं वो कब जुल्म सहते सहते खुद जालिम बन गई। लेकिन ये तुम शुरू से जानते थे ना कि इस सब के पीछे सबरीना का हाथ है। कैसे? इसका जवाब मुझे दो। इस बार चांडियों ने शम्स को पकड़ा तो वह गहरी सांस लेकर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर धीरे से बोला। सबरीना ख्वाबगह से निकलते हुए दरवाज़ा बंद कर गई थी और बंद दरवाजे में इसके मखसूस परफ्यूम की खुशबू कैद थी। खुशबू के मामले में ये शुरू से ही क्रेजी, इसलिए कभी भी खुशबू के बगैर नहीं निकलती। इस रात भी ये अपनी खुशबू मेरी ख्वाबगाह में छोड़ गई। अपनी बात के अख्ताम पर शम्स की आंखों से 2 आंसू लुढ़क गए। वो माजी में भी सबरीना के लिए कुछ ना कर सका और अब भी कुछ करने से कासिर था। कम हिम्मत मर्द से मोहब्बत करने वाली औरत के नसीब में ऐसे ही हार आते हैं। औरत अपनी हिम्मत के बल बोते पर कितनी ही बुलंदी पर पहुंच जाए, ऐसे मर्द की वजह से पाताल में ज़रूर गिरती है। सबरीना भी गिर गई थी और इसे वहाँ से कोई निकाल भी नहीं सकता था।